तो सारी बातें। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, ना कोई सहूलतकारी होती है। सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं। पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। मैं पहले पाकिस्तानी और फिर कुछ और कि आप हलीफ ज़रूर हैं, उससे पहले आप पाकिस्तानी। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क में सियासी हलचल अरूज पर है। हुकूमत के इत्तेहादियों ने तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। अपोजिशन कायदीन की हुकूमती इत्तेहादियों से पै दर पै मुलाकातें सियासत में किसी गैर मामूली तब्दीली का इशारा दे रही हैं। 9 माह पहले तक हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ का हुकूमती हमायत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और बड़ा ही दो टोक था। हमारे ही प्रोग्राम में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ की गैर मशरूत हमायत जारी रखने का दो टोक इजहार किया था। हमारी तरफ से इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं किसी जगह पे भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। 9 माह पहले के इस वाज़े मौक़िफ़ में अब खासी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में आज ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत की दो टोक हमायत से पीछे हटते दिखाई दिए और एक मौक़िफ़ ऐसा दिखा कि जिससे ये महसूस हुआ कि 9 माह कबल की पोजीशन और आज की पोजीशन में वाज़े फ़र्क है। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। महसूस हो रहा है कि लवाजमात इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी खिचड़ी पकी नहीं। इत्तेहादी खिचड़ी पकने के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादियों के मौक़िफ़ में नरमी देखने में आ रही है। यही नुक्ता नज़र हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का भी है। अभी कुछ वाज़े नहीं उनके मुताबिक। अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है। अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियाँ साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी हैं। तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम जाकर कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फिर जो भी उसमें बातचीत होगी उससे फिर हम मुत्तला भी करेंगे। बात करते हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब से। साहबजादे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के और मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सालिक साहब आपका हमारे साथ देने का। मुझे बताइएगा चौधरी साहब के एकदम सियासी हलचल अरूज पे है, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी देख रहे हैं मुल्क में। आसिफ अली जरदारी साहब मिलने आए, अच्छे रवाबित रहे आपके माजी में। इस बार जरदारी साहब किस एजेंडे के साथ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए जी। जरदारी साहब बेसिकली काफ़ी देर से जी आना चाह रहे थे वालिद साहब की दीमारदारी के लिए, तो मेन मकसद तो उनका यही था। लेकिन ऑब्वियसली जब दो सियासतदान बैठे तो सियासत की बात भी हो जाती है। दीमारदारी से आगे बढ़ के सर सियासी गुफ्तगू शनीद तो हुई होगी, सियासत के कौन से अमूर पे गुफ्तगू हुई? बस जी उनको जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को कंसर्न है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारी मईशत का जो हाल है, लोगों को एक जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल में हर महफिल में यही डिस्कस होता। तो उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए और पूछा भी कि पंजाब में कैसे चल रहे हैं मामलात। तो उस पर भी परवेज़ इलाही साहब ने उनको ब्रीफ किया कि किस तरह वो अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं और किस तरह जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ लाने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मगर चौधरी साहब इन अपडेट्स में, सियासी अपडेट्स में और कंसर्न्स में कहीं नो कॉन्फिडेंस की बात, तहरीक अदम एतमाद की बात की गई, क्योंकि 162 नंबर इनके पास हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास गालिबन 10 और चाहिए, आपका पलड़ा भारी है, 5 सीटें गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। बात हुई नो कॉन्फिडेंस मूव की? नहीं, इस बारे में कोई हमारी कोई उनसे क्लियर कट बात नहीं हुई। मेनली जो उनके कंसर्न्स थे वो उन्होंने शेयर किए और जो हमारे कंसर्न्स थे वो भी हमने डिस्कस किए, लेकिन कोई ऐसी खत्मी बात नहीं हुई कि हम कुछ ऐसा यानी कि कोई कॉन्फिडेंस, आपसे कोई ताउन, कोई मदद बराह रास्त डायरेक्टली नहीं मांगी गई? नहीं, कोई ऐसी क्लियर कट बात नहीं हुई जी।
जिस तरह होता है ना कोई दो टोक बात हुई हो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो क्लियर कट नहीं हुई। तो चौधरी साहब फरमाइएगा कि इशारा किस तरफ था? क्लियर कट ना भी हुई हो, इनडायरेक्टली इशारा किस तरफ था, ये बात हुई? बस उनको मेनली ये कंसर्न्स थे कि जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, मुल्क किस सिमत में जा रहा है और जो मुआशी बहरान है इस टाइम, उसके ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन हुई है। बाकी बस वो गपशप होती रही, जिस तरह दो लोग मिलते हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो ज़रदारी साहब के साथ उसी तरह कंफर्टेबल माहौल के अंदर। अच्छा, मुझे चौधरी साहब ये बताइएगा कि 9 माह कबल, अभी इब्तदाइये में भी मैंने दिखाया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस में कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे हम इस हुकूमत के खिलाफ किसी को भी। लेकिन इस मौक़िफ़ में अब बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है, जिधर अब परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं कि बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी कुछ पकना नहीं शुरू हुआ, कच्चा नहीं खा सकते, यानी कि सामान इकट्ठा हो रहा है, लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ तब्दील हो रहा है। अब वाज़े दो टोक मौक़िफ़ से वो हट चुके हैं, तब्दीली दिखाई दे रही है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मूव का अगर कोई सिचुएशन बनती है ऐसी, अगर इस लवाजमात सोटू से पूरे हो जाते हैं, बावर्ची खाने में सारे इंग्रेडिएंट्स पहुंच जाते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर आपकी जमात गौर करेगी, खारिजुल इम्कान नहीं है ये? सियासत में कोई भी हरफ आखिर तो होता नहीं है जी, आपको तो पता ही इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई वो फैसला तो करेंगे। कोई ये नहीं है कि कोई आज या कल ही कुछ होने जा रहा है या उसके ऊपर कोई ऐसी बात हुई है। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि सिर्फ मुलाकात हुई है और एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना कि जी एक दूसरे के साथ बैठ के तो सियासी मामलात और जो सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन ही हुई है। मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं कि फीलर जो है वो मेरे ख्याल में लिया जा रहा था बस, और तो चौधरी साहब ऑफ कोर्स फिर तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि खारिजुल इम्कान नहीं है नो कॉन्फिडेंस मूव, इस पे गौर किया जा सकता है, तो ये फीलर्स जिसका आप जिक्र करें अगर ये हतमी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं तो आप अपना वजन, अपनी 5 सीटों का वजन, वफाक में आप देख रहे हैं कि बड़ी रेजर शार्प मेजॉरिटी से हुकूमत ये बैठी हुई है, पंजाब में भी सूरत हाल है, आप अपना वजन उस दूसरी तरफ डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा जी कि सियासत में आपको पता ही है, पाकिस्तान में खसूसन तो रोज़ाना कोई ना कोई चेंज आ रहा होता, तो कोई सच प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ना ही मैं कोई आपको इस तरह की कोई बात बता सकता हूँ जो बिल्कुल फाइनल हो, क्योंकि कोई ऐसी बात हुई नहीं है जो जिसे कहते हैं ना कि जी जो खत्मी कोई बात। मगर चौधरी साहब तब्दीलियां तेजी से आ रही हैं, येट वी सी शहबाज शरीफ साहब इज गोइंग टू बी कमिंग ओवर टू योर प्लेस, वो भी मुलाकात करेंगे, आप लोगों के घर आएंगे, ये बड़ी तब्दीलियां देखने में मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि नथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन येट, एंड अग्रीड, ये बड़ी खबर है हमारे लिए। तो अब ये मुलाकात भी होने जा रही है, MQM से भी आज उन्होंने मिलकर कहा, वाज़े तौर पर कहा कि हमने ये पेशकश रखी है, नो कॉन्फिडेंस मूव की बात की गई है, कल आपसे भी करेंगे, ये वाज़े तब्दीली होगी, वाज़े आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं कोई तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बीच में हमारी हुई जी मुलाकात, जब मेरी दादी फौत हुई और बीच में एक और भी मौके के ऊपर वालिद साहब और परवेज़ इलाही साहब भी उनके पास गए जब कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हुई। तो इस तरह मुलाकातें तो रहती हैं। वो मेरे ख्याल में एक दफ़ा बीच में भी, अभी जब वालिद साहब बीमार थे तो वो आना चाह रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन फिर वो घर आ गए वालिद साहब, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी उनकी बात हुई। तो मेरे ख्याल में सियासत में इस तरह की जो रवायात है, एक दूसरे को मिलना जुलना, वो रहना चाहिए, चाहे आप एक दूसरे से आपके सियासी इख्तलाफात हों, लेकिन एक दूसरे से मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बैठ के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव चीज़ है कि एक दूसरे से मिलते बहुत से लोगों के चौधरी साहब सियासी इख्तलाफात जो हैं वो आपस से पुश डाले जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, नई सूरत हाल के अंदर हम तब्दीली देख रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि अब आपके भी जो इख्तलाफात और एक माजी राय PMLN के साथ, उसको भी पस पुश डाल दिया जाएगा, शराकत दारी PMLN के साथ जो है उसके ऊपर गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल में? मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू से, आई वुडंट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि काफ़ी जो बातें हैं जी वो सिचुएशन और हालात के साथ ही होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपसे दोबारा जब बात हो तो हो सकता है और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों में। जी जी, ऐसा ही है, वक्त बताएगा। मगर चौधरी साहब ये भी बताइएगा, आपकी जमात पे स्पेसिफिकली कोई प्रेशर, कोई दबाव है किसी की तरफ से कि हुकूमत नहीं छोड़नी?
नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अच्छा, तो ऐसा प्रेशर भी कोई नहीं है, मगर कामिल अली आगा साहब भी अनअपोलोजेटिकली टेलीविजन पे आकर कहते हैं कि रियासत के इत्तेहादी हैं हम। क्या मतलब है उनका? नहीं, मेरा ख्याल है जी मकसद उनका यही होगा कि जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, अगर रियासत का कोई कहता है कि जी मैं रियासत का हमायती हूँ, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की, अपने वतन की बात ही कर रहे हैं। उम्मीद यही है, लेकिन रियासत से मुराद क्या है सर? एस्टैब्लिशमेंट? आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये कहा है। ठीक है, ठीक है, मगर ये मुझे बताइए सर, अगला इलेक्शन आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ेंगे? इससे ज़रा सी कोई निशानदेही तो हो सकती है, वेयर एग्जैक्टली योर पार्टी स्टैंडिंग, गौर किया जा सकता है? इस पे भी हमारी कोई बात नहीं हुई है उनसे। मेरे ख्याल में जी परसेप्शन थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है पीटीआई। हालात तो हैं ही ख़राब, लेकिन कई दफ़ा होता है कि एक हुकूमत का एक परसेप्शन होता है, वो शायद हालात ख़राब ज़रूर हैं, इतने ख़राब नहीं जितना परसेप्शन ख़राब हो चुका है। मेरे ख्याल पे उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, यानी कि हालात इतने ख़राब नहीं है जितना तासुर या परसेप्शन ख़राब हो गया इस हुकूमत का। दैट मीन्स दे ऑफुल एट मैनेजिंग मीडिया या अपना परसेप्शन। मगर इन 3.5 सालों में बारहा आपकी जमात के सीनियर रहनुमा जो हैं वो बड़ा दो टोक उनका मौक़िफ़ रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमसे मुशावरत नहीं की जाती, क्रेडिट नहीं दिया जाता। परवेज़ इलाही साहब ने हमें 9 माह पहले कहा कि जितनी भी मदद की जाए, सेनेट के इलेक्शन लड़वाए, क्रेडिट नहीं मिला। ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या रही है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, रुकावट इस हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ चलने में? क्यों दिक्कत इतनी महसूस हुई, किस वजह से? मेरे ख्याल में जी कमिटमेंट और जो विल है, यानी एक चीज़ अगर किसी मीटिंग में डिसाइड होती है तो उसका फॉलो अप और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जी वो थोड़ा सा लैक करती है। ठीक है, ठीक है। और चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करते दिखाई दे रही है, ऑल्सो गिवन कि आज कुछ हमने ऑप्टिक्स भी देखे हैं बलूचिस्तान में? जी बज़ाहिर तो यही लगता है कि जी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी सालिक मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। साहबजादे हैं चौधरी शुजात के, कह रहे थे कि कोई भी चीज़ खारिजुल इम्कान नहीं है। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर गो के आसिफ अली जरदारी साहब ने बराह रास्त बात नहीं की या ये ताउन की या मदद की अपील नहीं की, लेकिन इसको खारिजुल इम्कान नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में सूरत हाल जिस तरह की तब्दील होती है, बनती है, उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन के एजेंडे की मुंतज़िर हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अब आप जिस तरह आपने सुना चौधरी साहब को भी तस्लीम कर रही हैं कि सब बिला सबब नहीं है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सब बंदी कर रही है और इस सारे अमल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों सरगर्म अमल हैं। कल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरदरान से मुलाकात की और आज मुस्लिम लीग नून और काफ में भी राब्तों में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ और चौधरी बरदरान की मुलाकात के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। चौधरी सालिक ने अभी ये बात की कि माजी में भी हम मिलते रहे हैं और दरवाजे खुले हैं हमारे आज भी। गो के चौधरी सालिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई भी शराकत दारी जो है उसके ऊपर अभी वो कमेंट नहीं कर सकते। नून लीग ने मुस्लिम लीग काफ से जुमेरात को मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। आज ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने MQM पाकिस्तान के वफ्द से भी मुलाकात की और इस मुलाकात से पहले अमूमी तासुर यही था कि ये मुलाकातें इयादत के लिए या फिर सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से हो रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान से तहरीक अदम एतमाद के लिए खोलकर मदद मांग ली है। सारी मुलाकातों के पर्दे चाक कर दिए। आमिर खान साहब, उनके जो मोहतरम साथी, उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। अब ये खुल के बातें हो रही हैं, पर्दे चाक कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने खुद फैसला और तयन कर लिया है कि वो चाहते क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है, कौन सी ऑप्शंस के ऊपर काम करना है? जो टास्क शहबाज शरीफ साहब को सौंपा गया है उसके खदोखाल अगर पहले तय किए हों तो शहबाज शरीफ साहब इतने कॉन्फिडेंस से इत्तेहादियों को भी मिल रहे हैं और राब्ते करें। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर का हिस्सा हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वफाक में 7 नशिस्तों के साथ, पंजाब में 10 नशिस्तों के साथ, शायद ये तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है, लेकिन शायद ये तारीख की उतनी ही तगड़ी और मजबूत तरीन हुकूमत भी है जो 3.5 साल पूरे कर चुकी है। अब आके आखिरी ईयर एंड हाफ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, बला का कॉन्फिडेंस क्यों?
आपकी तरफ से इनको हटाने के लिए? पाकिस्तान के अवाम को 2018 से पहले से बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की हमायत से नहीं, ये बेसाखियों के ऊपर चलकर अपने हुकूमत तक पहुंची है। और जो इनको लाने वाले थे, आप उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कह लें, कोई और जो भी नाम दे दें, पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है, अब उसके लिए ये हाकमियत का जनाजा जो है उठाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बैक वक्त पाकिस्तान में महंगाई, कर्जे, बैरूनी गुलामी और दहशतगर्दी, ये चारों चीजें बैक वक्त बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जो रियासत को चलाने वाले इदारे हैं उनको ये बात वाजे हो गई है कि अब ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ना मईशत कंट्रोल करने के काबिल है, ना खारजा पॉलिसी, ना दहशतगर्दी, ना पाकिस्तान में जो एसेंशियल अजनास हैं उनकी सप्लाई। तो अब ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं इसका हल होना है अगर हमने आगे बढ़ना है। तो इसीलिए अपोजिशन जो है वो अब 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है कि पंजाब असेंबली में या अदम एतमाद लाया जाए, कौमी असेंबली में स्पीकर या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। इनके ऊपर गौर हो रहा है। जो बेहतर समझा जाएगा तमाम पीडीएम के अंदर भी और पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद उसी पर अमल दस्तगीर साहब, ये जो 3 ऑप्शंस आपने बताई हैं इनके ऊपर आपके पास आती हूँ कि किसके इम्कानात ज्यादा हैं, मगर उससे पहले मुझे बताइए, आप कह रहे हैं इनको जो बैसाखियां हैं जिन पे आए हैं, इनको लाने वाले जो हैं, इनको लाने वाले तो तगड़े खड़े हैं साथ। सर आज आपने बलोचिस्तान में भी देखा, हीरोज की बात हुई, मुस्कुराहट एक्सचेंज हुई, शाना बशाना चल रहे हैं। अभी भी सेनेट के अंदर अपनी लेजिस्लेशन पास कराई है आपके 1000 इख्तलाफात के बावजूद, तो लाने वाले तो कंटेंट हैं। जी नहीं, देखिए जो मुस्कुराहटें या मीटिंग्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आईएमएफ ने अभी जब मौजूदा प्रोग्राम का रिजम्पशन का जो खत जारी किया है उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान को आने वाले बजट में 720 अरब के, अभी मिनी बजट में 330 अरब के टैक्स लगे हैं, 720 अरब के मजीद टैक्स लगाने हैं। ये आईएमएफ की शर्त है आगे जाने की। इसका मतलब यह है कि मईशत जो है वो किसी भी तरह इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। वो जो कोरोना की वजह से एक आर्जी तौर पर समझे थे कि शायद हमें रिलीफ मिल गया है, वो अब खत्म हो गया है। और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, तो मुक्तदरा को अगर वो नहीं सोच रहे तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये इमरान खान साहब मगरिब को तो जानते होंगे लेकिन मुल्क चलाने के काबिल नहीं। मगर कतकलामी माफ दस्तगीर साहब, 720 अरब के टैक्सेस तो आपकी हुकूमत भी अभी आ जाए तो उसको भी लगाने पड़ेंगे। इसका तो कोई मुतबादिल अभी नहीं है जो हमारी मुआशी सूरत हाल है जिधर हम खड़े हैं। यानी कि आपका लॉजिक मैं समझने से कासिर हूँ। अवाम जरूर तंग है लेकिन लाने वालों के पास क्या ऑप्शन है? इमरान खान साहब तो जिस तरह कह रहे हैं कि आई एम द बेस्ट ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन, और बेहतरीन ऑप्शन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही है। सर ऐवान ज़ेरी से ऐवान बाला तक जब आपने मुखालिफत की है लेजिस्लेशन कानून साजी की, वो एक सियासी मजाक रहा है, सेलिंग थ्रू ये लोग पास कराते रहे काम। आपका तहरीक अदम एतमाद सियासी मजाक क्यों करना होगा, हम तो ये नहीं समझ सक रहे। जी बदला कुछ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के करम से बतौर एक मुंतखब नुमाइंदे के, वो ये है कि मैं अवाम की तकलीफ और अजियत की चीखें इन हुकूमती कानों तक पहुंचाऊं। ये अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम मुस्तकिल तौर पे इस नालायक माफिया सरपरस्त और पाकिस्तान को गुलामी में धकेलने वाली हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद करते रहें। नाकामी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई सेनेट में 2 दफा कोशिश के बाद, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का दबाव हमारे ऊपर आ रहा है और वो हमें ये भी कहते हैं सर, मैं ये कता कलामी माफ करूं साहब, मेरा सवाल यही है कि अवाम अपनी जगह, आपकी अक्सरियत सेनेट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की अपनी जगह, फिर भी पे दर पे नाकामी है। चाहे लोग गायब हो जाते हैं, आते नहीं हैं, बिजी हो जाते हैं, कोविड के 5वें दिन भी सुकून फरमाना चाहते हैं, हम नहीं जानते, मगर द फैक्ट रिमेन सर एज ऑफ राइट नाउ अली बाबा 40 चोर जिनको आप कहते थे, आप अली बाबा 40 चोरों के साथ एक छत के नीचे आ गए हैं और अब अभी भी हम नहीं समझ रहे कि आपके पास क्या गारंटी है कि बकौल आपके जो कल तक डील कर रहे थे वो आज नहीं कर रहे। या तो ये खबर है या तो फिर कोई ना कोई आपको गारंटी है कि अब उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जी नहीं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने हिसाब किताब हैं, उनके अपने मफादात हैं, लेकिन 5 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें एक छत के नीचे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ, हमजा नवाज शहबाज और मरियम नवाज, इन सब का इकट्ठा होना ये जाहिर कर रहा है कि वो जो 10 महीने का तनाव था
उसको आगे निकलना है, बिकॉज अवाम हमसे आगे जा रहे हैं अपने गम और गुस्से में इस हुकूमत के खिलाफ। तो हमें इसको, ये जो गम और गुस्सा है अवाम का, गैज़ और गज़ब है, उसको ऑर्गेनाइज करना एक सियासी तरीके से, आईनी तरीके से, ताकि हम मुल्क को आगे लेकर बढ़ सकें। ठीक है, मगर अगेन फिर धोखा दे दिया तो क्या होगा ये नहीं हम जानते सर। मगर अब ये बताइए, आपने 3 बड़ी ऑप्शंस का जिक्र किया कि पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, या नेशनल असेंबली में स्पीकर के खिलाफ लाई जा सकती है, या फिर डायरेक्टली वजीर आजम के खिलाफ ही लाई जाए। क्या डिसाइड हुआ है, किसके इम्कानात सबसे वाज़ेह हैं आपके नज़दीक? अभी स्पीकर कौमी असेंबली का जो अदम एतमाद है वो पहला सीढ़ी के ऊपर कदम लग सकता है एक अगले इंतखाबात की तरफ। उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर वहां में कामयाबी हुई तो फिर दोनों तरफ अदम एतमाद, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, उसके दरवाजे ये खाका अब सामने आने लग गया ना खुर्रम दस्तगीर साहब कि अब पहला स्टेप जो है गालिबन अब वो स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये खबर है बड़ी सर। मगर अब ये बताइए कि सर फिर आने वाले दिनों में क्या ये भी तय हो गया है कि फौरन इलेक्शन कराने आप लोगों ने इनकी छुट्टी कराने के बाद, या फिर इंटरिम हुकूमत 1 साल तक रहेगी? जी नहीं, हम तो मुस्लिम लीग नून का इस मामले में एक असूली मौकफ है कि फौरन इलेक्शंस ही ये जो अवाम का गला काटने वाली महंगाई और खारजा पॉलिसी और दहशतगर्दी जो बढ़ रही है, उसका हल जो है वो कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। हमें एक अवाम की तरफ से फ्रेश मैंडेट चाहिए इन तमाम मामलात से निपटने के लिए। जो खराबी इमरान खान साहब ने कर दी है उसको साफ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर डालने के लिए एक अवाम की फ्रेश मैंडेट बेहद फिर भी खुर्रम साहब, आप लोग तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते जब तक आप एक नाम तजवीज़ ना करें अगले केयर टेकर या इंटरिम वजीर आजम का। तो वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी आई है? जी, वजीर आजम के नाम पर अगले चंद दिनों में या एक हफ्ते में इसका फैसला भी हो जाएगा कि कौन है जो हुकूमत बनाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मुस्लिम लीग नून का हम जरूर हिस्सा लेंगे अदम एतमाद में, लेकिन हमारी पहली प्रेफरेंस ये है कि जो भी वज़ीर आज़म बने वो फौरी तौर पर कुछ रिवर्सल्स करने हैं। वो अगर हम कर सकें कानून साजी में, इलेक्शन के कानून में, या स्टेट बैंक का कानून है वो करके, तो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील करके नए इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि ये जो फजा में धुंध है ये छठे, और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने बच्चों के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल। मगर दस्तगीर साहब, इसके अंदर MQM या काफ लीग के लिए आपके पास क्या है ऑफर करने को? आप चाह रहे हैं नया इलेक्शन आए, ये धुन छटे, बेहतरीन सुनहरे मुस्तकबिल की हमें एक कोई कुछ नजर आए। इट्स वी चेसिंग अ मिराज एसेंशियली। मुझे बताइए कि MQM और पीपल्स और PML काफ तो अभी भी इक्तदार में है, शराकतदार हैं इस पावर स्ट्रक्चर के। आपने उनको क्या ऑफर किया है? व्हाई शुड दे बी हेल्पिंग यू आउट राइट नाउ? देखिए ना जी, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में हमारे साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो डेड वेट है इमरान खान और तहरीक इंसाफ का, जिसके साथ अब मुकम्मल तौर पे अवाम की तकलीफ और अजियत जुड़ चुकी है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को गरीब कर दिया, भूखा कर दिया, बेरोजगार कर दिया, गैर महफूज कर दिया पंजगोर, नौशी और कैच वालों को, कि दोबारा से जो हमारा ख्याल था कि हमने दहशतगर्दी को निमट लिया है इमरान खान की जो नालायकी की वजह से, दोबारा हमें एक नई जंग गालिबन लड़ना पड़ेगी। ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें अब कोई भी जो इत्तेहादी जमात है, ठीक है उनके पास प्रेशर होगा, लेकिन अब वो इस जनाजे को कंधा देने के लिए ज्यादा देर तैयार नहीं रहेंगे। मगर ये प्रेशर जो है, जो आप कह रहे हैं ठीक है प्रेशर होगा, वो प्रेशर बहुत भारी है। वो प्रेशर उठाने की या रद्द करने की सकत शायद ये जमातें नहीं रखती। पीपल्स पार्टी भारहा आपके नज़दीक मुझे महसूस हो रहा है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद उस प्रेशर में नहीं है, या दाल नहीं पकी जिस डील के हवाले से आप पिछले 10 माह से उनको एक्यूज करते रहे हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो कल ही आपका मीटिंग हुई है उसके अंदर कहीं ये बात खुल के हुई है कि पीपल्स पार्टी में अब एतमाद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? जरदारी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस के ऊपर ना ख्वाजा आसिफ ने कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को छुपाया है, ना साद रफ़ीक साहब ने, ना कभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने। वॉज दिस डिस्कस्ड येस्टरडे? इज दिस स्टिल एन इशू फॉर यू? देखिए, सियासत में ट्रस्ट तो किसी पर ना ही किया जा सकता है, ना ही करना चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमारा इकट्ठे मिलकर चलना कौम के लिए जरूरी है, और उस सूरत, चूंकि जो पिछला तनाव था
उसी को जायल करने के लिए आसिफ जरदारी साहब अपनी बीमारी के बावजूद शहबाज शरीफ साहब के घर पर तशरीफ लाए। तो ये जेस्चर ऐसे हैं सियासत में जिनकी एक अहमियत है। तो वो तशरीफ लाए हैं बिलावल साहब के साथ। यहाँ भी मियां नवाज शरीफ की बेटी और हमजा शहबाज भी शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे। तो कोशिश यही है कि जो पिछले 10 महीने का खास तौर पर तनाव है, एक तारीखी तनाव भी है जिसको पहले चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए कम करने की कोशिश की गई थी, अब इस विजिट के जरिए कोशिश की गई है कि हम ट्रस्ट का लफ्ज गालिबन सियासत में नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर चले, क्योंकि आज के हालात का तकाजा ये है कि अगर हमने आवाम को महंगाई से और इस हुकूमत के अरबों रुपए के जो रोजाना कर्जे हैं, 17 अरब रुपए के रोजाना कर्जे हैं, और बैरूनी गुलामी और दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, तो हमें इकट्ठा होना है। यही सियासी जरूरत है और इसी की बिना पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। कह रहे हैं 3 वाज़ेह ऑप्शंस मौजूद हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के पास और मुस्लिम लीग नून गालिबन पहला कदम जो उठाना चाह रही है ऑपोजिशन मिलके, वो नेशनल असेंबली के स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक ला के उठाना चाह रही है। और अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसके ऊपर अगले चंद दिनों के अंदर इत्तफाक हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ऑपोजिशन कायदीन की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों से पे दर पे मुलाकातें गैर मामूली हैं। इन हालात में ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों की जानिब से बड़ी बड़ी पेशकश ने हुकूमती इत्तेहादियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपने बात सुनी, खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि हमारे साथ भी शराकतदार हो सकते हैं इक़्तिदार में MQM और मुस्लिम लीग काफ, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को बड़े ओहदे की पेशकश भी की है। और माजी करीब को देखें तो MQM पाकिस्तान हो या फिर मुस्लिम लीग काफ, दोनों हुकूमती इत्तेहादियों ने अपनी अहमियत को खूब इस्तेमाल किया है। काफ लीग 5 MNAs की नशिस्तों के साथ 2 वफाकी वजारतों में भी कामयाब रही है। मून सलाही साहब को वजारत ना मिलने पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान के घर आमद और बादज़ा मून सलाही को वजारत मिलने के बाद ताल्लुकात में ठहराव आया। MQM पाकिस्तान के मिनी बजट और मशवरा ना करने के हवाले से अपने रिजर्वेशन जो हैं वो उनके मौजूद हैं, उसका इजहार करती रहती है। 2 दिन कबल ही MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने इंकशाफ किया कि वफाकी हुकूमत से 2 वजारतें मांगी थी। फरूक नसीम को मिलने वाली वजारत MQM के खाते में ना डाली जाए, उनके बकौल वो कहते हैं वो तो अपनी काबिलियत पर ही उनको वजारत मिली है। MQM पाकिस्तान अब महंगाई और टैक्सेस में इजाफे पर भी वफाकी हुकूमत से नाला दिखाई दे रही है। आज भी MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने वाज़ेह किया कि हमें अवाम के सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है और हम इसमें हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादियों की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा है, मगर इस सारे अमल के लिए, सारे खेल के लिए दे नीड द नंबर्स। इत्तेहादियों का वजन मजीद बढ़ गया है और इत्तेहादी अपना वजन किस पलड़े में डालते हैं। आपने जिस तरह चौधरी सालेक को सुना, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, नथिंग इज ऑफ द टेबल। फहद हुसैन साहब से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं इस्लामाबाद में पनपने वाली सियासत के ऊपर। फहद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अपोजिशन की नई सफ़बंदी हो रही है, मुतहरिक इत्तेहादी हैं। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम जो है उसका ऐलान हो चुका है, सियासी मंजरनामा अपनी इज़ाए तरकीबी बना चुका है। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या वाकई एक जरदारी सब पे भारी ठहरेगा। अदम एतमाद का ये भारी पत्ता फेंकने में क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको तो राज़ी कर लिया है, क्या माजी जो इत्तेहादी हैं उनको भी राज़ी कर लिया जाएगा आने वाले दिनों में? आपको क्या लग रहा है? फिलहाल फर्जी से भी पोशीदा है, शातिर का इरादा ऐसा ही है या इशारे ज़रूर हैं, वाज़े हैं एंड इट इज़ ओनली फॉरवर्ड मार्च नाउ? शुक्रिया मेहर। देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ ऑप्टिक्स बदले। ये जो एकदम मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो एक तरह का जो एक सेटअप चल रहा था, जो एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पे पिछले 3 साल से पाकिस्तान में सियासत हो रही थी, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जो एक कंसेंसस है, वो थोड़ा सा ढीला हुआ है। लेकिन इतना ढीला नहीं हुआ कि वो और उसकी जगह को नया कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो मुझे है कि ये कुछ दरमियान का मरहला है जिसको हम देख रहे हैं। इसमें ना तो अपोजिशन के पास ठोस हवाले से कुछ है और ना ही गवर्नमेंट जो है वो उतनी सिक्योर है जितनी कि वो समझती है। तो ये दरमियान में कुछ मामला चल रहा है और इसमें इस वक्त
इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। लेकिन फहद साहब, हुकूमत की सफ़ों में तलातुम पैदा हो चुका है। आप देख रहे हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी ही हुकूमत में बैठकर अवामी राब्ता मुहिम चलाने जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इत्तेहादियों का भी मूड बदला बदला लग रहा है। देखिए, ये वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहले एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कि भाई ये मामलात इसी तरीके से चलने हैं, हुकूमत जो है उसने मुद्दत पूरी करनी है और उसके जो नंबर्स हैं उसमें इत्तेहादियों का एक बहुत अहम रोल है। ये जो कंसेंसस है ये ढीला हुआ है, लेकिन ढीला इतना नहीं हुआ कि हम ये कह सकें कि वाकई में ऑपोजिशन का जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि MQM का जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिलना और फिर ये खबर आनी कि अब PMLQ की क़यादत भी PMLN से मुलाकात करेगी, ये दोनों बहुत अहम इंडिकेशंस हैं और ये सिग्नल्स हैं। क्योंकि देखिए, मुलाकात करना, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, उसकी वीडियो बनना और फिर बाहर साथ आकर बात करना, ये तमाम मामला जो हैं इनकी अहमियत को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम टेस्टिंग ऑफ वाटर्स भी कह सकते हैं। उससे ज्यादा कहना मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो प्रेमेच्योर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो सिग्नलिंग है वो हम पहले भी देख चुके हैं। इत्तेहादी पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, उसकी इवज़ वो कुछ फायदे भी उठा चुके हैं और फिर वापस उसी कंसेंसस में चले जाते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि मामलात पहले से ऑप्टिक्स जो है वो ज्यादा खराब हुई है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ऑप्टिक्स और सब्सटेंस में फर्क होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत की सब्सटेंस अभी जो है वो बिल्कुल फर्क होता है, मगर फिर भी फहद हुसैन साहब हम देख रहे हैं कि कुछ तो है जो बदला है, क्योंकि इस दफ़ा इत्तेहादी जो है वो बड़ा खुल के मिल रहे हैं और ये इशारों के बगैर इस तरह की मुलाकातें टू बिगिन विद नहीं होती हैं। और उसके बाद देगों की बात हो रही है, बावर्ची खाने की बात हो रही है, यानी कि लवाजमात का भी लग रहा है कि इंतज़ाम किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा सर कि अनरिजॉल्व्ड इशूज़ क्या हैं? अगर ये मिल भी रहे हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, बला का एतमाद भी हिज़्ब इख्तिलाफ में दिखाई दे रहा है, तो हिचकिचाहट क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? देखिए, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा अहम जो इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं वो अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। जब तक वो नहीं होंगे तो तब तक जो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान को मामलात हैं उनकी वो एक साइड शो, और ये कहना कि अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात कुछ बन गए हैं या कुछ सेटल हुए हैं या सेटल होने की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसी हमारे पास कोई इंडिकेशन है नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर शख्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो मुख्तलिफ पार्टीज हों, एलाइज हों, वो सब इस सूरत हाल में को अपनी तरीके से उसकी तशरीह कर रहे हैं और उनकी तशरीह गलत भी हो सकती है। तो ये कुछ बीच का, मुझे इस वक्त ये बीच की एक सूरत हाल नजर आ रही है जो किसी भी तरफ जा सकती है। आज से कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद एकदम ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो सकता है किसी ठोस वजूहात की बिना पर, या एकदम जो है वो इत्तेहादी वापस जा सकते हैं और हुकूमत का जो नंबर्स हैं वो मजीद टेंशन हो सकते हैं। तो हम दरमियान में खड़े हैं। ठीक है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ही डिसाइडिंग फैक्टर है अभी, जो आज बलोचिस्तान में ऑप्टिक्स देखने को मिले हैं, जब भी मुश्किल वक्त आता है इस हुकूमत के ऊपर, चाहे वो कानून साजी हो, आप देखते हैं कि बेहतरीन किस्म की तस्वीर सामने आ जाती हैं। अभी भी अगर मुश्किल वक्त है तो ये फ़कत इत्तफाक है कि बलूचिस्तान का रुख किया गया, साथ बैठे हैं जो फुटेजेस सामने आई हैं, या इज़ इट मोर सिग्नलिंग? देखिए, मेरे ख्याल में सिग्नलिंग इस वक्त हर जगह से हो रही है। हर शख्स जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है और जो कुछ नहीं कह रहा, ये तमाम सिग्नलिंग हो रही है, क्योंकि जो मामला जिस तरीके से जो अरेंजमेंट पिछले चंद सालों से चल रहा था वो ढीला हुआ है। हर शख्स जो है वो इनसिक्योर है। अपोजिशन को लग रहा है कि उनका शायद कोई चांस बन रहा है, हुकूमत को लग रहा है कि हमारे पैर उतने जमे हुए नहीं है। चुनाचे हर चीज में सियासत देखी जा रही है और इसलिए सिग्नलिंग जो है वो इस टाइम हर शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये सिग्नल है कि नहीं जिसका आपने मेंशन किया, एंड मुमकिन है हो, लेकिन सिग्नलिंग जो है वो भी ऑप्टिक्स है। असल अगर कुछ चेंज आना है ओके। और फात साहब, आपकी खबर के मुताबिक रेड जोन के ऊपर आप गहरी नजर रखते हैं, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से सर? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सारे, मेरी खबर तो ये है कि बहुत सारे नामों पर डिस्कशन हुई है और उसमें जो बेसिक डिस्कशन में जो एक नुक्ता है वो ये है कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट कितनी लंबी होनी चाहिए। अगेन मैं ही कहूंगा कि थोड़ी सी बातें प्रेमेच्योर है क्योंकि शायद अभी वहां तक बात पहुंची नहीं है, लेकिन जो बातें हुई हैं अब तक उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो
पूरा मैंडेट अगला जो साल रह गया पूरा करे, पीएमएलएन ये नहीं चाहती। तो अभी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो नामों की आप बात कर रही हैं वो तो अभी बात की बात है, उससे पहले जो अरेंजमेंट है उस पर भी अभी इत्तेफाक रहा नहीं। ठीक है, मगर फिर आने वाले दिनों में आपको क्या लगेगा कि ये वजीर आजम की राब्ता मुहिम जो है वो तगड़ी जाएगी, वो आप देख रहे हैं वो होगी बमुकाबला इनकी लॉन्ग मार्चेस? किस में ज्यादा आप हलचल तहरीक देख रहे हैं अगर द सिचुएशन इज सो फ्लूइड सो टू से? देखिए, लॉन्ग मार्च जो होने जा रही है उससे और कुछ होना हो ये तो जरूर होगा कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी, ऑपोजिशन अगर जमातें साथ मिल जाती हैं तो वो हर हवाले से मुल्क की जो सियासत है उसको इवेंट डोमिनेट करेगा। इसीलिए वजीर आजम जो है वो भी अपनी अवामी राब्ता मुहिम में जा रहे हैं ताकि काउंटर करें। तो उससे होगा ये कि जो एक सियासी सूरत हाल है उसमें एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, और अगर एक सूरत हाल जो है वो अनसेटल्ड हो जाए तो उसमें नेट लूजर हमेशा ठीक है। और आखिरी ये बताइएगा कि क्या हिज़्ब इख्तिलाफ एक बार फिर सियासी मजाक तो नहीं करने जा रही? अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के इम्कानात हैं, फिर इमरान खान को भी निशिस्त से हिला देंगे। सियासी मजाक तो नहीं होगा जिस तरह हमने कानून साजी में बारहा पिछले 3.5 सालों में देखा है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं रीड कर रहा क्योंकि सिग्नलिंग तो पहले भी हुई है, और एक मौका आया था कि पाकिस्तान पीएमएलक्यू और जो दीगर इत्तेहादी हैं वो उन्होंने मीडिया के सामने आकर और हुकूमत की बुराइयां करनी शुरू कर दी थी और कहा था कि हमारा इनसे मामला नहीं चल रहा, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो वोट उन्होंने उनके साथ। तो और अभी अब देखिए कि पिछले चंद हफ्तों से इन हाउस चेंज की बात जो है वो सारे मुल्क में गूंजती फिर रही है, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया सेनेट में जहाँ पे मेजोरिटी है गवर्नमेंट की अपोजिशन की, वहां भी उनके नंबर्स नहीं पूरे कर पाए। तो ऑप्टिक्स जो है वो एक तरफ जो इत्तेहादी हैं उनकी सिग्नलिंग, उनका बिहेवियर, उनके बयानात, उनकी मीटिंग एक तरफ, और जो असल चीज है जो कि है सब्सटेंस यानी कि वोटिंग, वो एक अलग। तो जब तक हमें वो ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि उस तरीके से जो है वो हुकूमत के लिए अच्छा है और अपोजिशन के लिए बुरा है, तो मैं तो अपना तजज़िया जो है वो इस बुनियाद पे करूंगा कि जब तक कोई सब्सटेंस हमारे सामने नहीं आएगी तो जो ऑप्टिक्स हैं, जो सिग्नलिंग है, उसको थोड़ा सा मैं इतना दिलचस्प सूरत हाल है। फाद हुसैन साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस। नोशकी और पंजगोर में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद आज वजीर आजम इमरान खान नोशकी पहुंचे। दौरे का मकसद नोशकी में तैनात एफसी और फौजी एहलकारों से मुलाकात करना और उन्हें ये यकीन दिलाना था कि रियासत उनके पीछे खड़ी है। एफसी एहलकारों से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के 6 माह बाद ये पहला मौका है जब वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मुबहम सा इशारा या इजहार किया है। ये बयान इस वजह से भी अहम है कि वजीर आजम इमरान खान रवा माह के आखिर में रूस के सरकारी दौरा करेंगे। रूसी खबर रसां इदारे तास के मुताबिक क्रेमलिन में के तर्जुमान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस की तैयारी की जा रही है, मगर तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नाज़रीन, 1999 में नवाज शरीफ रूस का दौरा करने वाले आखिरी पाकिस्तानी वजीर आजम थे। उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस, पाबंदियां आयद कर दी थी, जो 2014 में उस वक्त तक जारी रही कि जब रूस ने असलहे की फराहमी पर से पाबंदी उठाते हुए पाकिस्तान को फौजी हेलीकॉप्टर्स और दीगर दिफाई सामान देने का मुआहदा किया और 2016 में पहली बार फौजी मशकों का इनेकाद भी किया गया। और अब एक बार फिर पाकिस्तान मुश्किल में है। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे और बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला को बहाना बनाकर अमेरिका पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहा, जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान खराब होती सूरत हाल ने पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए हैं। अमेरिका चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को अपने ब्लॉक में शामिल कर रहा है तो रूस और चीन के दरमियान फासले कम होते दिखाई दे रहे हैं, कि जिसकी वाज़ेह निशानी हमने चीन में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में भी देखी गई कि जब रूस और पाकिस्तान ने तकरीब में हिस्सा लिया मगर हिंदुस्तान ने शिरकत नहीं की। साथ ही ये भी अहम है कि अब तक रूसी सदर पुतिन और सदर शी की 38 मुलाकातें हो चुकी हैं, कि जिनमें अमेरिका के खित्ते में बढ़ते असर और रसूख को कम करने पर तबादला ख्याल हुआ है। 3 रोज कबल विंटर ओलंपिक्स की तकरीब से कबल दोनों सरबराहान की मुलाकात के बाद जारी होने वाले एलामिये में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि
कि दोनों मुल्क नेटो की मजीद वुसअत के खिलाफ हैं और फौजी इत्तेहाद से मुतालबा करते हैं कि सर जंग के रवैये को तर्क कर दिया जाए। अमरीका ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की मुखालिफत करता है, तो साथ ही हम देखते हैं कि यूक्रेन के हवाले से भी रूसी मौक़िफ़ को गलत समझता है। रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान चीन का दोस्त मुल्क होने के नाते आज खुद रूसी ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन, इसके ऊपर आपको मजीद एतमाद में लेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये डेट्स अनाउंस होंगी या नहीं होंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले चंद माह से हम रूसी सदर पुतिन के विजिट का भी सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको आज एक ऐसी बच्ची, ऐसी खातून, ऐसी तुलबा दिखाते हैं जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान सलाम पेश करते हैं। वैसे तो नाजरीन हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम उसी दिन से शुरू हो गए थे कि जब RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीम की दाग बेल डाली गई थी हिंदुस्तान में, मगर मोदी ने अक़लियतों के खिलाफ नफरत को एक बामे अरूज तक पहुंचा दिया है। ऑल टाइम हाई गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान चर्चेस पर हमले किए गए, मुसलमानों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ख़वातीन तालिब इल्मों को बस में ज़्यादती का निशाना बनाया गया, निचली ज़ात के हिंदुओं को ना करदा गुनाहों की सज़ा दी गई, हत्ता के पूरे कश्मीर को एक छावनी बना दिया गया। कश्मीरियों पर कर्फ्यू लगाकर उनकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अनअपॉलोजेटिकली ये काम किया गया। डिनाइल में रहा भारत, आज भी डिनाइल में है, मगर अब मोदी सरकार एक नई स्याह तारीख रकम कर रही है। मुसलमान तलबात को चौकों और चौराहों में महज हिजाब पहनने की पादाश में तजलील आमेज रवैयों का सामना है, उनको हरासा किया जा रहा है और डंके की चोट पे किया जा रहा है, अनअपॉलोजेटिकली किया जा रहा है। अभी जो आप मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो फुटेज आपकी स्क्रीन पे चल रही है, वो एक निहत्ती लड़की की है कि जो आप देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। उसको फ़कत हिजाब पहनने की वजह से इंतहा पसंद गुंडे उसको हरास कर रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी चल रही है, मगर इसका अज़म देखने के लायक है। मुलाहिज़ा कीजिए। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी कर्नाटका के कॉलेज में मुसलमान तालिब इल्मों पर सिर्फ इस वजह से पाबंदी लगा दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखे थे। अब अपने आप के बारे में खुद सोचिए, सेक्युलर रियासत कहलाने वाली हिंदुस्तान बेनकाब हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, लेकिन सलाम पेश करते हैं इस लड़की को जो बारहा अपने असूलों पर, अपने ईमान के ऊपर डटी रही है और बवांगे दहल नारे लगा रही है अल्लाहू अकबर के। अल्लाह ताला हम सबको ये हिदायत और इस्तकामत अता फरमाए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।